बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा से शुरू होगा टीबी खत्म करने का अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अभियान का करेंगे शुभारंभ। 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में होगा लागू। एक दिन के लिए टला किसानों का दिल्ली कूच, सरकार से वार्ता को किसान तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करें बात, ये कहा किसान नेता ने। हरियाणा में मौसम विभाग ने जारी किया कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट किया जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश के आसार। सीएम सैनी बोले, हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कर रही काम। किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शादी की खुशियां मातम में बदली। रोहतक में शादी में 2 बारातियों पर अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत, एक घायल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वे पंचकुला में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत में टीबी की पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की मौजूदगी में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू की जाने वाले इस पहल का उद्देश्य टीबी के मामलों का पता लगाना, निदान में देरी को कम करना और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है, खासकर उच्च जोखिम वाले समूहों में। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने, टीबी के परिणामों में असमानताओं को कम करने और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश द्वारा किया गया एक और प्रयास होगा। ये पहल टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में प्रस्तुत किया था। शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए निकला हरियाणा पंजाब के किसानों का काफिला फिलहाल रोक दिया गया है। जहां किसान दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन करीब 2.5 घंटे के बाद किसानों ने अपना पैदल मार्च टाल दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ये कहा कि सरकार बातचीत के लिए चूंकि तैयार है, इसलिए वे कल तक इंतजार करेंगे। पंधेर ने यह भी कहा कि किसान सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे बात करें। हरियाणा में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शुष्क मौसम के बाद अब मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। जी हां, मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है और इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश के आसार हैं। इसके असर से 8 दिसंबर यानी कि कल हरियाणा में कुछ जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार भी हैं। तो रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने 7-8 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ों पर कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बादल छाने की संभावना भी है, जिससे रात और दिन के तापमान में कमी आने के आसार है। हालांकि मौसम साफ होने और पहाड़ों से हवाएं चलने से आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए अहम कदम उठा रही है और प्रदेश के सभी किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 100% खरीदी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य किसानों को मजबूत करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है। किसानों के दिल्ली कूच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि किसानों की समस्याएं सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह किया कि वो किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए खुद जाएं और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में जो कदम उठा रहे हैं और जो उठाए भी हैं वो लाजवाब कदम उठाए हैं। आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि किसान को मजबूत सशक्त करने का काम। पहली बार अगर जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अगर उस गति से जब से देश आज़ाद हुआ है किसानों के बारे में इतनी चिंता होती, मेरे ख्याल से आज ऐसी स्थिति ना आती। क्योंकि मोदी जी गति से
किसान को मजबूत सशक्त करने में लगे हुए हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर भी, जैसे हमने कहा है कि हम किसान की 100% फसल हरियाणा के किसान की MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं और करेंगे। हमने ये बात कही थी, परंतु हम कर रहे हैं। हमने 14 पीछे फसलें किसान की MSP पर खरीदी, अब हमने 100% फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय लिया है। लगातार किसान सशक्त और मजबूत हो, उसके लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी निरंतर काम करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और उसको लेकर के हमारी सरकार की सुननी चाहिए, मतलब पंजाब के किसानों की पंजाब सरकार सुने सर, मतलब बात नहीं, बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए वहाँ की सरकार को भी। नहीं, देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है किसानों के साथ। कांग्रेस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होकर के किसानों का अगर ये हालात हुई है तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। वो अच्छा है कि वो तख्तियां तो उठा रहे हैं, परंतु उनको उन तख्तियों के पीछे अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए था कि हम इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं, किसान की स्थिति में क्या सुधार किए हैं वो भी तख्ती के ऊपर लिख के दिखाना चाहिए कि हमने तो ये किया है। एक हाथ में वो लिख के तख्ती के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारी सरकार में तो ये हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि क्या पंजाब के किसानों को हरियाणा के अंदर से दिल्ली पहुंचने का अधिकार नहीं है? पूरे देश का किसान एक है। किसानों की मांग जायज है, उनकी मांग मानी जानी चाहिए। किसानों ने बहुत शांति बरती है। सुने क्या कुछ कहना है सुशील गुप्ता का। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, एक लंबा आंदोलन चला। भारतीय जनता पार्टी ने 750 किसानों की साथ ली। तब जाके प्रधानमंत्री ने MSP के कानून बनाने का, MSP की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया और उस आंदोलन को खत्म करा। अब सालों बीत गए, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द आज तक संसद में MSP की गारंटी के कानून के लिए नहीं बोला। किसान उस वायदे को याद कराने के दिल्ली आना चाहते हैं। पिछले 1 साल से ऊपर से हरियाणा बीजेपी सरकार ने उनको रोका हुआ है। नौजवान शुभकरण की गोली मार के हत्या कर दी। वो हरियाणा से तो कुछ मांग नहीं रहे। फिर क्यों हरियाणा बीजेपी की सरकार किसानों के प्रति इतना सख्त रवैया रखे हुए है? क्या पंजाब के किसान को हरियाणा के अंदर से दिल्ली पहुंचने का अधिकार नहीं है? हरियाणा का किसान भी उनके साथ है, ये गलतफहमी है उनकी। पूरे देश का किसान एक साथ है। जब MSP का कानून बनाने की गारंटी प्रधानमंत्री ने दी थी, तब हरियाणा के किसान भी बॉर्डर पर बैठे हुए। तो रोहतक जिले के गांव किलोई के एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों द्वारा बारात में आए 2 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया। इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है। मृतक का नाम मंजीत अहलावत गांव डिगल, जबकि बाराती मंजीत गांव बलम घायल के रूप में पहचान हुई है। तो दरअसल जिला झज्जर के गांव डिगल से बारात गांव किलोई में आई थी और बारात किलोई गांव के भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी। सभी शादी में खुशी मना रहे थे, लेकिन काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश आए और मंजीत और मनदीप को एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो उन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं बदमाशों ने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग किए। मंजीत को सिर में गोली मारी और उसके बाद उस पर कई गोलियां दागी। तो मंजीत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके साथ बैठा मनदीप को पैर में गोली लगी है। अब ये किलोई गांव में लड़की की शादी थी और डिगल गांव से बारात आई थी, तो वहाँ से फोन आया था हमारे पास कि वहाँ पे शादी के अंदर गोली चली है। तो अभी ले आए हैं PGI के अंदर जिनके गोली लगी है, तो अभी कर रहे हैं जांच। अभी कंप्लेन ले लेते हैं। कितने लोगों को गोली लगी है? अभी तक 2 के बता रहे हैं, 2 बंदों की लगी है गोली। एक की मौत हो गई। अभी कंफर्म नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो बारात में हुआ था सर? हाँ, ये डिगल गांव से बारात आई थी किलोई के अंदर, बारात में थे शामिल। कुछ पता चला सर कौन था हमलावर? नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है। अभी स्टेटमेंट वगैरह लेके देखते हैं। जो मंजीत है सर, उसको कितनी गोलियां लगी हैं? नहीं, अभी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है। ये कहाँ से, कौन से वाटिका का मामला है? ये
कलोई बालोट रोड पे है वाटिका, उसके अंदर थी शादी, वहाँ ये बारात आई हुई थी। अभी जांच की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जांच जारी है, देखते हैं आगे क्या निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पहुंचे तो तीर्थराज ब्रह्म सरोवर पर महाआरती भी की। इस मौके पर उनके साथ आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर गीता का ज्ञान दिया वो भूमि कुरुक्षेत्र है। इस पावन अवसर पर सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रह्म सरोवर की आरती में शामिल होने का मौका मिला। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को एक ज्ञान दिया, गीता का संदेश दिया। आज गीता महोत्सव के इस पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज ब्रह्म सरोवर पर मुझे भी महाआरती में शामिल होने का मौका मिला। देखिए, समय समय पर समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए बहुत सी योजना आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले भी पानीपत की उस ऐतिहासिक धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो अभियान चलाया, जो कि सफलतापूर्वक पूरे भारत के अंदर उसके एक अच्छे परिणाम भी आए हैं। अभी जो 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से एक महिला वर्ग के लिए जो एक नई योजना है, निश्चित रूप से इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत आगे हमारा समाज बढ़ेगा। पानीपत पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर आसन कला निवासी रिफाइनरी के ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने की वारदात का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संदीप निवासी आसन कला, कमल निवासी शेरा और सौरभ के रूप में हुई है। तो मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने ये कहा कि 12 नवंबर को आसन कला गांव निवासी ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वो रिफाइनरी में ठेके लेकर काम करता है। 8 नवंबर को उसके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है और उसकी कॉल रिसीव की तो कॉलर ने उसका नाम लेकर बात करते हुए ये कहा कि वो उसे और उसके पूरे परिवार को जानता है। कॉलर ने धमकी देते हुए ये भी कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा है। शिकायत प्राप्त हुई थी, आसन गांव का एक ठेकेदार है, रिफाइनरी में ठेकेदारी करता है। उसने कंप्लेंट की थी कि उससे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कुछ लोगों ने फिरौती 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। तो उस पर एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की गई। हमारी सीआईडी 1 को ये इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। तो हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन करके 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। संदीप आसन कला गाँव का रहने वाला 32 साल इसकी उम्र है, ये 10वीं पास लड़का है। एक कमल नाम का जो शेरा गांव का है, 30 साल उम्र इसकी है और ये 12वीं पास है। सौरभ है, ये मतलब डाका रहने वाला है और 23 साल इसकी उम्र है और ये भी 12वीं पास है। तो इन्होंने, इनका एक साथी है सुमित नाम का, जो किवाना गांव का है और ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा पर गया हुआ है। तो उसके माध्यम से इन्होंने इस जो ठेकेदार को कॉल करवाई रैंसम की, इनकी क्योंकि कोई आपसी रंजिश थी। तो हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन करके इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में इनको पेश किया गया था और पुलिस रिमांड पर इनको फर्दर पूछताछ के लिए लिया गया है। सर, इन्होंने लॉरेंस का नाम लिया था, क्या सर वो क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ही फिरौती मांगी थी कि भाई हम उस गैंग से बोल रहे हैं, उस ग्रुप से बोल रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए की मांग इन्होंने की थी। पानीपत जिले के सराना उपमंडल के बलाना गांव में धागा फैक्ट्री में आग लगने से 2 कर्मचारी जिंदा जले और 2 कर्मचारी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। तो वहीं फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने उनकी लाशें ढूंढी। इसके अलावा 3 कर्मियों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान सुमित और तस्मील के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना इस राना उपमंडल के गांव बलाना की है, जहां पर धागा फैक्ट्री करीब 20 साल से संचालित है। तो यहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी और चंद सेकंड में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते फैक्ट्री में 2 कर्मचारी जिंदा जल गए जबकि 3 झुलस गए। हमारे पास तो रात को पुलिस वाले का फोन आया था कि आप सुमित के जीजा हो। और कि हाँ। किस टाइम? रात को 3:30 बजे फोन आया था सुबह। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हमें पड़ी जो भाई हादसे में शिकार हुआ है, हाँ जी, उसका क्या नाम था? सुमित। ये कितने टाइम से फैक्ट्री में काम कर रहा है? ये 3-4 साल से काम कर रहे हैं। तो परिवार में कौन है इसके? परिवार में तो इसके 2 बच्चे हैं, घरवाली है। अब ये सोंदापुर था मकान इनका, वो बेच के फिर अब वहीं ले गए थे उसके घरवाली, वहीं पे अपने मायके रहती है वो। तो दोनों बच्चे भी उसके साथ।
इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।